What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce masterclass for class 12th. तो बच्चों बिजनेस स्टडीज में हम लोग हमारे 5वें चैप्टर पे आ गए हैं, ऑर्गेनाइजिंग पे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की केस स्टडीज अपलोड कर दी थी। 5-6 मैं पहले ही कर चुका हूं, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ओल्ड वीडियोस से 5-6 कर लिया था, तो उन्होंने मुझे बोला था सर डाल दो, तो मैंने वीडियो डाल दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 की केस स्टडीज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ध्यान से इसको देखना है और कवर करना है। तो आज की क्लास में अच्छे से केस स्टडीज को देखो। लास्ट वाली केस स्टडीज वाली क्लास में मैंने समझाया भी था कि केस स्टडीज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3-4 की केस स्टडीज भी करो, चीज़ें कंप्लीट कर दो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और 3-4 की केस स्टडीज करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। 3-4 चैप्टर्स हैं बेटा, ये 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। ये है 3-4। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले लिखा हुआ है कोटिंग द लाइंस। बताओ भाई। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 डायमेंशंस ढूंढो बेटा इसमें से, जल्दी जल्दी से, और लाइंस भी कोट करनी है। ढूंढो कौन कौन से दिख रहे हैं, ढूंढो जल्दी जल्दी। गेट बंद करो बेटा। बताओ भाई फटाफट से। 4 डायमेंशन हमें ढूंढनी है और लाइंस भी कोट करनी है। जब भी लाइंस भी कोट करनी होती है तो फटाफट करना है काम। बताओ जल्दी जल्दी से, कौन से आपको 4 डायमेंशंस दिख रहे हैं? सोशल है, कौन सी लाइन से दिख रहा है सोशल? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम ट्रेडिशंस की जब भी बात होती है तो कौन सा एनवायरमेंट होता है? सोशल। और बताओ कौन सा है? कौन सा है? एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, व्यापार की बात होती है। कौन सा है ये? इकोनॉमिक। और बताओ जी। प्राइम मिनिस्टर भी है। प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स, ये कौन सा है बेटा? पॉलिटिकल। ये आ जाएगा पॉलिटिकल। एक और होगा, कहाँ है टेक्नोलॉजिकल? इसी के लास्ट में। चेंजिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड अडॉप्टिंग इनोवेशंस, ये कौन सा दिख रहा है? टेक्नोलॉजिकल। इसके अंदर बस लीगल नहीं है, ठीक है? लीगल क्यों नहीं है? लीगल में क्या होता है? कोई कोर्ट का जजमेंट, कोई लॉ, कोई एक्ट, कुछ भी ऐसा होता है वो लीगल में होता है। इसके अंदर वो नहीं है। तो सोशल एनवायरनमेंट दिख रहा है, इकोनॉमिक दिख रहा है, पॉलिटिकल दिख रहा है और टेक्नोलॉजिकल दिख रहा है। ठीक हो गया बेटा? चलो दूसरा बताओ जल्दी से। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक तो कंपोनेंट, कोई भी 2 फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और 2 इंपॉर्टेंस भी ढूंढनी है। पहले तो कंपोनेंट देखो कौन सा है। रेलवे टिकट्स बुक कर रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। कौन सा दिख रहा है? टेक्नोलॉजिकल है बेटा। हम कुछ भी ऐसा बिजनेस का काम करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम कौन सा डायमेंशन बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल। चलो यहां से ये तो समझ में आया कि टेक्नोलॉजिकल है। अब कोई भी 2 फीचर और 2 इंपॉर्टेंस जो आपको दिखाई दे, ढूंढो जरा, कुछ है क्या? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस है। हम्म
स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस कहां से पता लगा आपको? कौन सी लाइन से पता लगा आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी लाइन से? फिफ्थ लाइन से। यहां से आ रहा है कि एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, अदर फोर्सेस लाइक सोशल, पॉलिटिकल एटसेट्रा दैट मे अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखो इसमें कुछ फोर्सेस वो हैं जो सिर्फ मुझे इंपैक्ट करती हैं। मुझे कौन सी इंपैक्ट करती है? मेरा इन्वेस्टर, मेरा कॉम्पिटिटर, ये सिर्फ मुझे इंपैक्ट करता है। बट अगर सरकार की कोई चीज आए, पॉलिटिकल, सोसाइटी में कुछ चेंज हो जाए, सोशल, तो सभी को इंपैक्ट करेगा। ये जनरल फोर्स है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस की बात हो रही है। और कौन सा फीचर आपको दिखाई दे रहा है? डायनामिक। कहां से पता चला डायनामिक? देखो यहां पे लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट और शिफ्ट हो रहे हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में, यानी कि बार बार कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। जब बार बार कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो, नेचर चेंज हो, कॉन्टिन्यूस चेंजेस हो, इनको हम क्या बोलते हैं? किसकी बात हो रही है? डायनामिक एनवायरनमेंट की। तो डायनामिक दिखाई दिया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दिखाई दिया, ये तो हो गए हमारे फीचर्स। इंपॉर्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है? ये लिखा हुआ है देखो, ही एम्फेसाइज्ड ऑन मेकिंग प्लान्स कीपिंग इन माइंड द थ्रेट पोजेस्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स। क्या है यहाँ पे? कौन सा है ये? आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, राइट। और कुछ? बेटर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है कि हम ऑपरेशंस को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस बेटर आए, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट से मेनली डायमेंशंस और इंपॉर्टेंस, ये दो ही सवाल बनते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको कवर करने हैं। टोटल कितने डायमेंशंस हैं? कौन कौन से? सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। सही है। अगर हम ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। ये पहले पॉसिबल नहीं था। बेटा बहुत नींद आ रही है आज तो। क्या बात, सोई नहीं क्या आप कल? बता भाई, रात को क्या कर रही थी? सोई नहीं? सोई थी, फिर नींद क्यों आ गई? थक गई? अभी तो स्कूल की भी छुट्टियां है। मैंने बच्चों को देखा है स्कूल से आते हैं बस यहाँ ओहो ओहो, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं ना। अभी तो स्कूल भी नहीं जाना। उठे रहो बेटा। अभी तुम्हें झेलने हैं, 5 चैप्टर हुए हैं अभी। और कितने हैं? 7 और हैं अभी। अभी नहीं सोना, ठीक है? उठे रहो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये बताओ, 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड अबव। इंपॉर्टेंस ढूंढो। अच्छा, टोटल कितनी इंपॉर्टेंस थी बिजनेस एनवायरनमेंट की? 6। याद है कौन कौन सी थी? सबसे पहला कौन सा था? It helps in identification of opportunities and getting the identification of threats and early warning signals, tapping useful resources, और improving performance, और formulation of policies, better formulation of policies। याद रखो, भूलो मत इन्हें। अभी मौका है, याद करते चलो। जब एक साथ 12 चैप्टर हो जाएंगे फिर याद नहीं होंगे। अभी तो हो जाएंगे, एक एक चैप्टर चल रहा है, ठीक है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस भी था क्या? हाँ, चलो शुक्र है। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट कुछ करेंसी को बोल देती है कि ये अब लीगल टेंडर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें ढूंढो अब इंपॉर्टेंस कौन सी है। देखो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है कि हम लॉन्च करेंगे एक ही डेबिट कम क्रेडिट कार्ड। जैसे आजकल तो 2 कार्ड होते हैं ना, डेबिट अलग क्रेडिट अलग। ये बोल रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है कि एक ही कार्ड हो, वही डेबिट हो वही क्रेडिट हो। फॉर द ईज एंड यूजेज ऑफ द कंज्यूमर्स, द कार्ड विल बी कॉल्ड एज द नेशनल मोबिलिटी card. It will have unique advantages for making payments in metros, buses, parkings, and making transactions during visits abroad. After hearing this news, Mega Bank decided to launch a Mega Mobility Card. लो जी, सबसे पहले सुनते ही, न्यूज सुनते ही सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को किसने पकड़ा? मेगा बैंक ने। So that they could be the first to exploit the opportunity. कौन सी इंपॉर्टेंस दिख रही है? Identification of opportunities and getting the first move advantage.
rising due to the increased trend of digitization. In order to improve their performance, they laid down a plan to hire more people in their marketing department and prepared guidelines to train their sales force to market the new card facility being launched by the bank. देखो, समय के साथ to improve their performance, उन्होंने उस हिसाब से प्लान बनाया. बताओ. It helps in improving performance. सिंपल सा है ना. तो दो हो गए. एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दूसरा इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे डायरेक्टली नहीं बोल रहा वो कहीं पे, ठीक है. इनडायरेक्टली आप लगा दोगे तो टीचर आधा नंबर शायद दे दे, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट ही लगेंगे, है ना. 2 पॉइंट कौन से, इसने हमें 2 ही बोला, फर्स्ट मूवर और हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हमको डायरेक्टली दिख रहे हैं. आप पॉलिसी एंड प्लानिंग भी बोल सकते हो, लेकिन वो बहुत डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनके बाद आ सकता है. सही है, परफेक्ट. चलो भाई, 3 पॉइंटर्स हो गए. फोर्थ बताओ जी. फोर्थ का क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस. कौन सा डायमेंशन है इसके अंदर बेटा? सोशल है, इकोनॉमिक है, लीगल है, क्या लग रहा है? सोशल कहां से लग रहा है? सोशल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI. इस बॉडी का काम क्या होता है? ये देखना कि कम्युनिकेशन जो सेक्टर है, चाहे वो जियो हो चाहे BSNL हो, कि ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं उल्टे सीधे टावर तो नहीं लगा रहे, लोगों के साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे. इसका काम ही है टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करना, इसी की ये बॉडी है. इट हैज रिसेंटली स्लैब्ड हैवी पेनल्टीज ऑन मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन इंडिया. बेटा पेनल्टी कब लगती है? जब आप कोई रूल तोड़ते हो. पेनल्टी तभी तो लगती है अगर आप कोई क्या ब्रेक करो, रूल ब्रेक करो. और रूल कौन से एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है? लीगल. लीगल से रिलेटेड होते हैं हमेशा रूल्स. देखो आगे क्या लिखा हुआ है, TRAI has recently slapped heavy penalties on major telecom operators for not meeting several quality benchmarks. इसका मतलब जो TRAI ने क्वालिटी स्पेसिफाई करी है, उस स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये लोग अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे, तो इन्होंने उनपे क्या लगाया? पेनल्टी लगाया. The telecom operators have been fined for various quality related parameters including accessibility of customer care centers, metering and billing for postpaid consumers, for percentage of calls answered by the operators in a given time frame, and for the point of interconnect congestion, and for the time taken by to comply with request for termination of services. इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे आपका इंटरनेट नहीं चाहिए, अब इसको हटा लो, तो कंपनी हटाने में बहुत समय लगा रही है, आ ही नहीं रहे हटाने के लिए, आपका जबरदस्ती बिल पे बिल बन रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं दे आर नॉर्मल से ज्यादा टाइम? द टाइम टेकन बाय द कंपनी टू कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज. टर्मिनेशन का मतलब होता है सर्विसेज खत्म होना, है ना. तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो एज पर लॉज एज पर रूल काम नहीं कर रही, इसीलिए उनके ऊपर क्या लगाई गई? पेनल्टीज लगाई गई. तो ना तो यहाँ सोशल की बात हो रही बेटा, ना इकोनॉमिक की बात हो रही, ना टेक्नोलॉजिकल की बात हो रही, ना ही यहाँ पे पॉलिटिकल की बात हो रही. तो एक ही चीज की बात हो रही है, कौन सा एनवायरमेंट है? लीगल एनवायरमेंट. कभी भी आपको पेनल्टीज, कभी भी आपको फाइन्स, कभी भी आपको इस तरह की चीजें दिखाई दे तो ध्यान रखना वो किस में आता है? लीगल एनवायरमेंट में आता है. ठीक है, चलो नंबर 5. कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे है, पहले ये बताओ. और देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, द नेक्स्ट 2 स्टेप्स which have been followed by Rahul that are related to the process. इसके अंदर प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होंगे, आपको ढूंढने हैं, और ढूंढने के बाद उसके अगले 2 स्टेप्स बताने हैं. ये जहां तक गया है उसके आगे के 2. पहले तो देखो कौन सा फंक्शन है. पहली लाइन में लिखा हुआ है he sets the target of earning 20% profit on sales. ऑब्जेक्टिव किस में सेट करते हैं हम? प्लानिंग में.
तो फंक्शन तो हमको दिख गया कि कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या वो ये आ गया? 20% उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, he was very much concerned about the future prospects which was uncertain. For this he gathered information from the potential market and analyzed that the demand for wall mounted coolers is increasing day by day. He used this information as the base for future planning. लो जी, उसने कुछ जानकारी इकट्ठी करी, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसको यूज करा एज द बेस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। इसके बाद उसने एक मीटिंग बुलाई ताकि उसको नए मेथड्स मिल सके टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब सबसे पहले क्या सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो रहा है। अब जो वो मार्केट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, क्या वो प्रेमिसेस पे बात कर रहा है, डेवलपिंग प्रेमिसेस, यही तो होता है। उसके बाद उसने मीटिंग बुलाई। क्यों मीटिंग बुलाई? ताकि वो क्या ढूंढ सके, न्यू मेथड्स टू अचीव द, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपको बोल रहा है कि ये बताओ अगले 2 स्टेप्स कौन कौन से होंगे, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में? एस डाइज इफ। एस क्या है? डी आई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ई उसके बाद सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो अप, एक्शन। सही है, परफेक्ट। ये डेफिनेशन क्या होती है प्लानिंग की? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, ये सब हम लिख देंगे। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक हो गया। प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फीचर्स। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस, परवेसिव, प्राइमरी फंक्शन, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज, और बोलो। फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंस है या कैरेक्टरिस्टिक है? अच्छा चलो लिमिटेशंस बताओ। प्लानिंग लीड्स टू रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। याद करने पड़ेंगे बेटा। दक्ष भाई सुनाना जरा सारे के सारे लिमिटेशंस। याद नहीं है? चलो खड़े हो जाओ फिर इसी खुशी में। चैप्टर नंबर 5 पे हैं हम, आपको चैप्टर नंबर 4 याद क्यों नहीं है अभी तक? क्या याद है अभी तक 1 2 3 4 5 में से? फर्स्ट और सेकंड पक्का है? चल 14 प्रिंसिपल्स बता दे जल्दी से फ्योल के। डिसिप्लिन ऑफ वर्क, सोच के। डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ जी हाँ जी। अब देख, तूने मुझे खुद कहा था कि मुझे याद है सेकंड। बेटे ऐसे नहीं काम चलेगा, सारे याद होने चाहिए आपको चैप्टर्स। आर्यन जी उठो ना प्लीज, सिर बचा के उठियो बस, कहीं सीधा उसमें लगे। आपको क्या याद है? हाँ जी, कुछ याद नहीं है? क्यों भाई? याद होना चाहिए ना भाई, ऐसे तो बहुत दिक्कत है। ऐसे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लाउड्स पे चले जाएंगे। टी शर्ट पे लिखा है ना क्लाउड्स, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। थोड़ा सा कष्ट दो अपने दिमाग को प्लीज, पूरा दिन ऐसे मत निकाला करो, पढ़ा करो। अभी मंडे को दोबारा सुनूंगा तो सुना दोगे? 3 4 का तो टेस्ट ही है, स्पेशली देखूंगा मैं कितने कितने नंबर लेके आते हो, है ना भाई? और किससे सुनूं? राघव जी उठो ना प्लीज, अभी इसके बाद गर्ल्स का नंबर लगाएंगे। बताओ भाई, प्लानिंग की लिमिटेशंस आप लोग ऑनलाइन वाले चैट्स में लिखना शुरू करो भाई, टाइम खराब मत किया करो, लिखो फटाफट।
अरे पढ़ ली तूने, पढ़ ली, याद कर ली। चल अच्छा, रिड्यूसेस, हाँ जी, लीड्स टू रिजिडिटी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, डज नॉट गारंटी सक्सेस। जल्दी जल्दी बताओ। प्रोसेस याद है प्लानिंग का? पीपीपी रोम्बस प्रोसेस है। अभी नई चप्पल खरीदी है मैंने। जल्दी बता फटाफट क्या है। एस, हाँ अब भी तो बोला, पहले ही बताया था मैं चप्पल नहीं है। चल अच्छा, एस का क्या मतलब है? एस, हाँ वेरी गुड। डी, डेवलपिंग प्रीमिसेस। आई, हाँ चल बैठ जा, बैठ जा, कर ले, तुम भी बैठ जाओ, अभी आ रहा घूम के, याद कर लो बड़ा। सत्यम जी उठो भाई उठो, तुझे पता था आज तेरा नंबर आएगा। कितने टाइप ऑफ प्लान्स हैं? अभी मैंने तुझे को 3 दिन पहले ही पकड़ा था, तू पढ़ ले, तू पढ़ नहीं रहा। कितने टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं बताओ भाई, कितने होते हैं? 8, उसने बताए थे, देख राघव ने। कौन कौन से 8 प्लान्स होते हैं? एस डाइजिव, लो देखो, उससे प्रोसेस पूछा, पीपीपी रोम्बस, इसे टाइप ऑफ प्लान्स पूछा, एस डाइजिव। बहुत गलत बात है बेटे। डायमेंशंस याद है बिजनेस एनवायरनमेंट के? नहीं? फेयोल के प्रिंसिपल्स याद है? 14, हाँ ये तो मुझे पता है। कौन से 14 होते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, चलो, और डायमेंशंस 5 होते हैं, याद है? SLEPT। चल बैठ जा, याद कर ले। जैन साहब को उठाओ जरा, उठो जैन साहब, उठो उठो, हाँ उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जा बेटा, आज तो नंबर आ गया। बताओ भाई, कौन से चैप्टर से सवाल पूछूं आपसे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से? कहते 1 से पूछ लो। अच्छा, पांचों चैप्टर के नाम बता। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, 100 में से 100। दिखा दे तो चैप्टर के नाम ढूंढ रहे कौन कौन से। ये मेरे बच्चे याद करके नहीं आते बिल्कुल भी। यहाँ देख कितने अच्छे बच्चों ने सब याद करा हुआ, अच्छे अच्छे चैट्स में सब लिख रहे। खुद लिखते हैं। कौन से चैप्टर से सुनो? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से या 5 से? बता जल्दी से। 1 से? अरे 1 तो बहुत आसान है। अच्छा, मैनेजमेंट की डेफिनेशन सुना दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा अब बताओ, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं? कौन कौन से? हम्म, अरे वाह, लेवल कितने होते हैं? कौन कौन से? टॉप, मिडल और लोअर। कौन सा लोअर? एक और होता है, और कौन सा होता है? सुपरवाइजरी, लोअर, और इस पे काम करने वाले 2 लोगों के नाम बताओ। फॉरमैन, वर्कर। वर्कर मैनेजमेंट में कब से आ गए? फॉरमैन और सुपरवाइजर। सुपरवाइजरी तो आपने ही बताया। अच्छा, टॉप लेवल पे काम करने वाले 10 लोगों के नाम बताओ। सीईओ, प्रेसिडेंट, वीआईपी। वीआईपी कौन होने लग गया? सीएफओ,
और कुछ सी के साथ लगाना हो लगा दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स पता कौन कौन से हैं? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वेरी गुड। हाँ जी। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड, वेरी गुड। बैठ जाओ ऋतिक जी, खड़े हो जाओ। क्यों भाई, खड़ा तो हो जा। अच्छा, पैरों को कष्ट तो दे। 5 चैप्टर के नाम पता है? 1 2 3 4 5, बता कौन कौन से हैं? वेरी गुड। हाँ जी। हाँ। बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने डायमेंशंस हैं? चल बैठ जा, बैठ जा। अब गर्ल्स में से शुरू किया जाए जरा। लास्ट में से खड़े हो जाओ बेटा। हाँ जी, हाँ जी, उठ जाओ। कौन से चैप्टर से सवाल पूछूं आपसे? कौन से चैप्टर से? सेकंड से? चलो इंपॉर्टेंस बताओ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। आपने कहा था सेकंड से पूछो। ये फर्स्ट में कहा है, सेकंड में है तो पहले श्योर हो जा। चैप्टर का नाम बताओ, उससे पूछूंगा। नंबर को छोड़, बता चैप्टर का नाम। कौन से चैप्टर से पूछूं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होगी, सुनाओ। वो नहीं आती तो फिर क्या फायदा, बता बेटा। टेक्निक्स आती है? सिर्फ प्रिंसिपल्स आती है, बता। 2 सवाल पूछे, दोनों नहीं आते। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप घर बैठ के? घर पे कितना घंटा पढ़ते हो? घर फोन करवाऊं आज? पूछू घर पे कितना घंटा पढ़ाई होती है, कितना घंटा फोन चलता है, कितना घंटा सोना होता है? हाँ, बताओ जरा फटाफट से। चलो, प्रिंसिपल्स कौन से आते हैं आपको? टेलर के आते हैं? सुनाओ जल्दी से फटाफट से। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है जी। अगला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडी इंडी इंडिविजुअलिज्म। चल अच्छा, कोई नहीं, समझ गया मैं। आगे। अब ये तो याद थे। डेवलपमेंट ऑफ, शाबाश। बैठ जाओ, चलो अगले वाले लाइन वाले खड़े हो जाओ। चारों खड़े हो जाना, एक एक करके। एक एक सवाल चारों से पूछूंगा। चलो पहले आप खड़े हो जाओ बेटा। आज गर्ल्स में सबका नंबर आएगा। कौन से चैप्टर से सवाल पूछूं? किसी से भी? सेकंड से? ओहो। चलो अच्छा, इंपॉर्टेंस बताओ प्रिंसिपल्स की। पढ़ लो, बॉयज का नंबर आ जाएगा 1 मिनट में बीच में। जो मुझे बात करता दिखेगा पहले उसी को पकड़ू। बताओ भाई फटाफट से। याद कर लिया करो बेटे, जब तक याद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी। हमें बताना है द अबव पैराग्राफ डिस्कसेस some of the steps of one of the functions of management। बताओ बेटा। एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टेप्स हैं इसके अंदर किसी प्रोसेस के। बताओ कौन सा प्रोसेस है, कौन से स्टेप्स है?
सबसे पहले लिखा हुआ है ambitious target of reaching out to 90% of Indian population in 1 year. Objective, इसको क्या बोलेंगे? Setting objectives. चलो setting objectives हो गया. उसके बाद देखो लिखा हुआ है he chose this business on the belief. Belief का क्या मतलब होता है? Belief का क्या मतलब है? उसको ऐसा लगता है ना, ये उसका assumption है, उसका भरोसा है, उसका belief है कि डिमांड जो है डेटा सर्विसेज की वो 4 गुनी हो जाएगी अगले 2-3 सालों में. क्या ये एक assumption है? पता नहीं होगी नहीं होगी. तो इसको क्या बोलेंगे? डेवलपिंग प्रेमिसेस. इसके बाद to fulfill such an ambitious target he had to either acquire an existing business or collaborate or go independent aggressively in the light of competition. 3 ऑप्शन दे दिए उसने, या तो एक्वायर कर लो, या कोलैबोरेट कर लो, या अकेले आगे बढ़ो. क्या ये ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है? ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ. उसके बाद लिखा हुआ है ही असेस्ड. असेस्ड का मतलब डिटेल में पढ़ना. ही असेस्ड द प्रपोजल. उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर, टैक्सेस, डिविडेंड पेड and their future projections, knowing fully well that the projections may change if the country's economic policies gets modified. इसका मतलब ये उसने क्या करा? इवैल्यूएशन करा. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव था, डेवलपिंग प्रीमिसेस था, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन था, और इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन था. सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव तो कहीं नहीं है. क्या कहीं है? उसने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करा? इसका मतलब बस 4 ही आएंगे. कितने आ जाएंगे हमारे पास? 4. सही हो गया बेटा? परफेक्ट. अच्छा जी. नंबर 7, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स डिस्कस्ड. टाइप्स ऑफ प्लान्स कितने हैं? कौन कौन से? पीपीपी, रोम्बस. सही है. अगर रेड लाइट तोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगी. कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? रूल्स. हमने टारगेट सेट करा कि हमें 90% मिनिमम स्कोर करना है. ऑब्जेक्टिव. ठीक है. ओके. चलो बताओ जल्दी से, इसमें ढूंढो कौन सा प्लान है. दिमाग लगाओ. केस स्टडी 2 पूछ रहा है. अगर उसमें आपको ज्यादा दिखे तो वही बताना कि आपको कौन कौन से दिख रहे हैं. बताओ कौन कौन से दिख रहे हैं. स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव. स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज सेल्स बाय कितना %. ये इनका क्या है? ऑब्जेक्टिव. इसके बाद लिखा हुआ है इट कंडक्टेड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिट. ऑडिट का मतलब होता है चेक करना कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है. थ्रू इंटरनल ऑडिट they analyze the strengths and weakness of the business across all the departments. External audit focused on the opportunities and threats. Thus a comprehensive plan was prepared. मैंने आपको बताया था comprehensive plan कौन सा होता है? Strategy होती है. Taking into consideration the business environment and the resources were allocated to achieve the targets. इन्होंने एक बहुत comprehensive plan बनाया. Comprehensive plan हमेशा कौन सा होता है? Strategy. ठीक है. तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है और इसके अंदर स्ट्रैटेजी है. ओके. अच्छा जी. ये बताओ जल्दी से 8th में स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव. 2 लिमिटेशंस हैं इसके अंदर और 2 फीचर्स हैं.
पहले लिमिटेशंस ढूंढ दो। एक तो ये लाइन है, देखो, इट इज मेनली डन बाय, कौन से लिमिटेशन में हमने पढ़ा था कि ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है और बाकी मिडल और लोअर का क्रिएटिविटी खराब हो जाता है। होता है या नहीं होता है? Usually rest of the members just implement the plans. They are not allowed to deviate from the plans, nor are they permitted to act on their own. इसका मतलब reduces creativity. एक तो यही है, reduces creativity. और अगली लाइन में लिखा हुआ है, the top management ensure that expenses incurred in planning. प्लानिंग करने में काफी खर्चा आएगा. Planning involves huge cost. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. उसके साथ साथ बेटा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट इट. दे आर नीदर अलाउड टू डिविएट नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन. कुछ भी नहीं कर सकते उसमें बदलाव. यानी किसकी बात हो रही है? रिजिडिटी की. कोई भी दो लिखने हैं हमको. यहाँ पे क्रिएटिविटी रिड्यूसेस भी है, लीड्स टू रिजिडिटी भी है, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट भी है. सही है, कोई भी दो लिखने हैं. अच्छा, दो फीचर और ढूंढ दो इसके अंदर. फीचर ऊपर होंगे पक्का. formulate plans for the next year and predicting the future. Planning is futuristic. और बताओ और क्या लिखा हुआ है? Since it is an intellectual activity. Intellectual activity से क्या समझ में आता है? Planning is a mental exercise. अगर बच्चों आपको याद नहीं आ रहे, नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब अभी बहुत जरूरत है मेहनत करने की. इसीलिए बार बार रिलाई कर रहा हूं. सिर्फ केस स्टडी करोगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं करोगे, गड़बड़ है. सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करोगे, केस स्टडीज नहीं करोगे, गड़बड़ है. आपको अगर बिजनेस स्टडीज में स्कोर करना है तो तीन चीजें चाहिए. सबसे पहले क्या समझो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो. ये सिंपल सा प्रोसेस है. आपको इसी को ऐसे का ऐसा फॉलो करना है. पहले आप समझो जो आप क्लास में समझते हो, फिर आप लर्न करो. मैं मल्टीपल रिवीजन इसीलिए कराता हूँ कि आपको याद हो जाए. तभी तो बोलता हूँ बेटा बोला करो. घर भी बैठे हो तब भी बोलो. जितनी बार बोलोगे उतनी जल्दी से याद होगा, और जितना याद होगा उतना लिखना आसान होगा आपके लिए. नहीं तो फिर ढूंढते रहोगे, याद ही नहीं आएगा. तो याद करो, और याद करने के बाद फिर केस स्टडीज करो. सही है. इस बार वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं. सीबीएसई ने पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है. पिछले साल तक 40% आते थे, इस साल तक 50% आएंगे. 10% और बढ़ा दिए. केस स्टडीज और बढ़ गई, डायरेक्ट क्वेश्चंस और कम हो गए. तो जो पिछले साल तक 80 में से 20 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन बस 10 नंबर के रह गए हैं. मेजॉरिटी किसकी बात हो गई है? केस स्टडीज की. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट करो, लर्न करो, फिर केस स्टडीज करो. फोकस करो अच्छे से. और ये जो सब्जेक्ट है सबसे इजी है पांचों में. सबसे ज्यादा 100 में 100 आते हैं इसमें. पांचों में सबसे आसान है, सबसे कम सिलेबस इसमें है. इकोनॉमिक्स में देखो 2 किताबें, अकाउंट्स में देखो 3 किताबें, इंग्लिश में 2 किताबें आपके पास, मैथ्स होगा तो उसमें ही मल्टीपल बुक्स होंगी, फिजिकल होगा तो चलो जो भी है. कंप्यूटर वाले तो वैसे ही बेचारे परेशान रहते हैं पूरे साल. कंप्यूटर भी है आप में से किसी के पास? है. कंप्यूटर वाले तो इसी चीज से परेशान है कि टीचर ही नहीं मिलते. चलो एनीवेज, 9th बताओ. हमको बताना है 6 लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द प्लानिंग फेज. 6 आइडेंटिफाई 6 लिमिटेशंस. मतलब जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में से ढूंढनी है. केस स्टडी पढ़ो और फिर आपको 6 लिमिटेशंस बतानी है प्लानिंग की. देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग ऑन अ हाई प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट which involves constructing a state of the art sports stadium with multiple facilities. अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये हाई प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहे हैं
जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिंग अ स्टेट ऑफ द आर्ट हाई प्रोफाइल स्टेडियम विद मल्टीपल फैसिलिटीज, ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? अगर इतनी लाइन आ जाए यहां से लेके यहां तक और वो बोले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, वेरी गुड, शाबाश। प्रोग्राम, प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा, क्योंकि हमें कुछ भी बनाना है, फ्रेम करना है, वो एक प्रोग्राम है। इसका बजट भी होगा, इसके रूल्स भी होंगे जब इसको बनाने के लिए जाएंगे वो। तो कोई भी एनुअल फंक्शन हो, कोई अल्टीमेटली कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ये अपने आप में क्या होता है? प्रोग्राम होता है। सही है। अब देखो बोल रहा है एज ही स्टार्ट्स द प्लानिंग ही रियलाइज दैट देयर आर सेवरल लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द प्लानिंग। कौन कौन सी 6 लिमिटेशंस हैं बताओ जल्दी से? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और डज नॉट गारंटी सक्सेस, और मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सही है जी, परफेक्ट। ये हमारे केस स्टडीज थे, ये मैं आपके ग्रुप में डलवा दूंगा। एक बार चारों चैप्टर फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे, 10 मिनट लगेंगे। जल्दी जल्दी से चारों चैप्टर एक बार रिवाइज करवाओ। लो जी, ऑर्गेनाइजिंग से ही शुरू कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एंड स्टैब्लिशिंग। बहुत बढ़िया। प्रोसेस हमने पढ़ा था IDAE, आइडेंटिफिकेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ, एस्टैब्लिशिंग, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स। सही हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर कितने तरीके का हो सकता है? कौन कौन सा? फंक्शनल, और अगर डिपार्टमेंट्स बने प्रोडक्ट के आधार पे उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल। प्रोडक्ट के आधार पे बनते हैं तो उसको बोलते हैं डिविजनल। फंक्शंस के आधार पे बने तो फंक्शनल। सही है। अच्छा, कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं? कौन कौन से? फॉर्मल, और इनमें से कौन सा ऑटोमेटिकली बनता है? इनफॉर्मल। कौन सा इंटेंशनली बनाया जाता है? फॉर्मल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सुपीरियर अपनी पावर ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट को, डेलीगेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पावर्स बढ़ती हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के कितने एलिमेंट्स हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से एक बार प्लानिंग अगर हम देखें तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फीचर्स, फोकसेस ऑन अचीविंग, it is the it is it is involves, it is a limitations की बात करूं तो leads to, reduces time, does not guarantee, may not work in a, it involves, importance की बात करें तो it provides, reduces the risk of, reduces, it promotes, facilitates, and it establishes। प्रोसेस पढ़ा। S dies if, S का मतलब, D का मतलब, I, E, उसके बाद S, I, F। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था IDAE, ये प्रोसेस है S dies if। कितने टाइप ऑफ प्लान्स हैं? PPP, रोम्बस। मेरे टारगेट अगर मैं सेट कर रहा हूं तो कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? ऑब्जेक्टिव। अगर मैं एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहा हूं अपने कॉम्पिटिटर के लिए, स्ट्रैटेजी। मेरे को कुछ जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया, पॉलिसी। जनरल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? पॉलिसी। मैंने बोला मेरा मंथली हिसाब किताब इतना है, बजट।
उसको क्या बोलूंगा, बजट। ठीक हो गया बेटा। तो ऐसे ही पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, मेथड, ऑब्जेक्टिव, रूल, बजट, स्ट्रेटजी। ठीक है। इसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, कितने डायमेंशंस हैं, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, जरूर आती है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, केस स्टडीज में दूंगा टेस्ट में। फीचर्स, टोटलिटी ऑफ स्पेसिफिक एंड, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है तो नेचर कैसा है, उसके बाद अनसर्टेन का मतलब डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रिलेटिविटी का मतलब डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने फियोल के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। टेक्निक सिर्फ टेलर ने दी। कौन कौन सी टेक्निक दी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल। ये मेथड, मोशन, टाइम, फटीग किसके अंदर आते हैं, वर्क स्टडी में आते हैं। अच्छा, ये किसके प्रिंसिपल्स हैं, टेलर के। साइंस, हार्मनी, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ, वेरी गुड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये किसने दिया, प्योल ने। कौन सा बोलता है वन बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा बोलता है एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सारे प्रिंसिपल्स दिए थे। डाइट, पेप्सी, पीसेस। इंपॉर्टेंस ये थी, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक डिसीजंस। ये अच्छे से याद करना। आज इंपॉर्टेंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये याद नहीं रहती बच्चों को। चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस, 2 की इंपॉर्टेंस, 3 की इंपॉर्टेंस, 4 की इंपॉर्टेंस, अच्छे से याद करना इसको बैठ के। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 तो अभी तक तुम्हें याद ही होना चाहिए। 1 तो बेटा सबको याद हो जाता है। कितने फंक्शंस हैं, कौन कौन से, ये तो बेकार है तुम्हारे से पूछना। ऑब्जेक्टिव बताओ, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या क्या आता है, मल्टी डायमेंशनल में कितने डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से, इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अचीविंग, इंक्रीजिंग, क्रिएट्स अ, हेल्प्स इन अचीविंग, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द। आर्ट बोल दूं क्या मैनेजमेंट को, क्योंकि इसमें नॉलेज भी है, प्रैक्टिस क्रिएटिविटी भी है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है। ठीक है। साइंस बोले, इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस। ठीक है। प्रोफेशन बोल दे, अभी नहीं बोल सकते, बट इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, ग्रोथ इन फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, ensures, it is, it is, it is responsibility of, and it is a लेवल। कितने हैं, कौन कौन से, इनके फंक्शंस अच्छे से देखना, जरूर आते हैं इनके फंक्शंस। ठीक है। बस बाकी तो हमारे पास कुछ है नहीं। इफेक्टिवनेस में टी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। ये 5 चैप्टर हैं, बढ़िया तरीके से याद करो। जो जो कमियां हैं वो अच्छे से देखो।